हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने जो पढ़ा था, चैप्टर 1 में हमने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। MACRO, आप इसको गौर से देखेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में वो क्लियरिटी नहीं आ पाती है, इसके कारण सभी लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, MACRO। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम लोग किन किन क्षेत्रों के बारे में इंफॉर्मेशंस लेते हैं, किस तरह के इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इसमें हम ब्रॉड लेवल के इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जहां हम पूरे कंट्री के ओवरऑल प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं। जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में MICRO में हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की, जहां पे हम एक कंज्यूमर के इकोनॉमिक्स और दूसरा एक जो कंपनीज और फर्म है उसके इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में हम लोग देश के अंदर जिस भी तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटी का एजम्पशंस यूज करते हैं, जो भी तरह का कैलकुलेशंस यूज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और चलते हैं हम लोग चैप्टर पे और देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है, उसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग बातें करेंगे। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो मैं पूरे थ्योरीज को नहीं पढ़ूंगा, मैं जो इम्पोर्टेंट पक्ष होगा वो सारा कुछ बता दूंगा। और जो उसके कैलकुलेशंस हैं वो काफी इजी है, तो वो आप खुद कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं चैप्टर पे और देखते हैं क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ने चैप्टर 2 में। ये हमारा पीडीएफ है जो हमें आज रीड करना है, और काफी अच्छे फॉर्म में है ये पीडीएफ। तो चैप्टर 2, तो सबसे पहला चीज हमें पढ़ना है कि गुड्स, क्योंकि यही बेसिक चीज है। जो खरीद बिक्री होती है दो लोगों के बीच, गुड्स का ही होता है। कोई बायर है, कोई सेलर है, तो क्या बेच रहा है, कोई ना कुछ बेच रहा होगा, या तो फिजिकल गुड्स बेच रहा होगा या सर्विसेज बेच रहा होगा। इन इकोनॉमिक्स, गुड्स आर product and resources that meet people need and demand. A good can be physical object or a man made object। दोनों चीज हो सकता है। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लो कि ये मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन को क्या किया, किसी ने किसी को बेचा, तो ये फिजिकल गुड हो गया। लेकिन आप सोचो, बाल कटवाने जाते हो तो बाल कटवाने के दौरान कोई वस्तु तो आप नहीं खरीद रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो। आप रेलगाड़ी यूज करते हो तो रेलगाड़ी आप खरीद तो नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रेलवे पे सफर कर रहे हो, तो सर्विसेज ले रहे हो। तो ये दोनों चीज गुड्स में ही आते हैं। यानी आप किसी भी तरह का सामान का खरीद का बिक्री करते हो, खरीद बिक्री करते हो, या किसी सर्विसेज का, दोनों के दोनों गुड्स में आएंगे। और यहाँ जो ट्रांजेक्शन मीट होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स का ट्रांजेक्शन। और इसी को हम लोग अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स आर आइटम दैट आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिमांड। किसमें यूज होता है कि डायरेक्टली सेटिस्फाई, जो ह्यूमन को सेटिस्फाई करे, ह्यूमन डिमांड को। वस्तुओं की जरूरत हमें क्यों होती है, कभी आपने गौर किया है, अगर आप को खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, और जो बेसिक नीड्स हैं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको हवा मिल रहा है, इसके बावजूद चीजों की जरूरत क्यों होती है। हमारे मन में आता है कि चलो ये ले लेते हैं, इससे लाइफ इस तरह से कंफर्ट हो जाएगा, चलो चेयर ले लेते हैं, बैठने में आराम होगा, बेड अच्छा ले लेते हैं, सोने में आराम होगा। तो ये जो डिमांड्स क्रिएट होते हैं ह्यूमन द्वारा, और उसका जब यूटिलाइजेशन हम कोई ऑब्जेक्ट लेकर या गुड्स लेकर करते हैं, तो इसी को कंजम्पशन ऑफ गुड कहा जाता है। यानी कि हम उस गुड्स का उपयोग करना चाहते हैं। दे आर नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स को कंजम्पशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां गुड्स बनाया जा रहा है। कंजम्पशन प्रोडक्ट ऑफन नॉन एज फाइनल गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फाइनल कंजम्पशन। कंजम्पशन प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, उसे नॉन एज, उसे और जाना जाता है किस नाम से, फाइनल गुड्स के नाम से। यानी कि
जो फाइनल प्रोडक्ट बढ़ा उसे ही हम कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे, क्योंकि उसके पीछे जो बनने की प्रक्रिया है उसे तो हम लोग कंज्यूम नहीं करते। एक एग्जांपल लेता हूँ, लेस को बनाने के लिए प्लास्टिक्स यूज होता है, पोटैटो यूज होता है, पोटैटो चिप्स, नमक यूज होता है, थोड़ा सा मसाले भी यूज होते हैं। तो हम लोग मसाले, नमक और प्लास्टिक को तो अलग से नहीं खाते हैं, हम लोग जब वो सब मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो कंज्यूम करते हैं। तो इसी के लिए फाइनल प्रोडक्ट को ही कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट बोला जाता है और उसी को हम कंज्यूम भी करते हैं। और इंटेंस है टेलीविजन, पेन और पेयर, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये तो समझ लिया कि कंजम्पशन गुड क्या होता है। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है। कैपिटल गुड्स, अब मैं लेज का ही एग्जांपल लेता हूँ। लेज को बनाने के लिए किसी तरह की मशीन्स की तो जरूरत पड़ती ही होगी, इसमें वो प्लास्टिक का पैकेट बनता होगा, फिर पैकेजिंग होती होगी, फिर उसमें एयर भरा जाता होगा, चिप्स बनाए जाते होंगे। तो इन सब कामों को करने के लिए जो मशीन्स यूज होता है वो तो हम किसी और से खरीदेंगे। वो हम खुद, हम अगर लेज का फैक्ट्री बैठा रहे हैं तो लेज को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो मशीन्स तो हम दूसरे से खरीदेंगे। तो वो जो मशीन्स बनाने वाली कंपनी है जिसका यूज करके हम लेज बनाएंगे उसको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। यानी कि हम किसी फर्म में अगर किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हम जो भी तरह के मशीन्स का यूज करेंगे वो मशीन्स को ही कैपिटल गुड्स कहा जाता है। और वो मशीन कोई ना कोई तो बनाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो कैपिटल गुड्स कैन बी इजिली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैश, इसे इजिली कैश में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आपने लिया, आपको मन हुआ बेच दिया किसी दूसरे को और कैश ले लिया। दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड डो नॉट डिग्रेड इजिली, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आपने देखा होगा जो भी मशीन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब 50 साल चलेंगे, 25 साल चलेंगे, 70 साल चलेंगे। तो ये इजिली डिग्रेडेबल नहीं होता है, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है, इसमें काफी समय लगता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स, ये सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं कैपिटल गुड्स के। जैसा मैंने बताया, किसी भी तरह का मशीन जब आप यूज करते हो किसी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वो सारे कैपिटल गुड्स में आएंगे। अब आते हैं फाइनल गुड्स की तरफ। फाइनल गुड्स आर कमोडिटीज प्रोड्यूस बाय द कोऑपरेशन फॉर सब्सिक्वेंट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। सिंपल है कि उस मशीन को उपयोग करके हम कुछ तो प्रोडक्ट बनाएंगे, लेज बनाएंगे, और लेज को जब फाइनल गुड्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो अब कंजम्पशन के लायक हो गया है। जब कोई गुड्स या कोई भी सर्विसेज कंजम्पशन के लायक हो जाए उसे हम फाइनल गुड्स बोलते हैं, और कंज्यूमेबल गुड्स भी बोलते हैं, ऊपर हमने पढ़ा। तो ये दो चीज हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा, तो सबसे पहला कैपिटल गुड्स पढ़ लिया और फाइनल गुड को पढ़ लिया। अब चलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को आप सिंपली वे में समझो कि वैसे चीज, हमने लेस बनाने वाले मशीन्स की बात कर ली और लेस की बात कर ली। अब उसमें लगता क्या क्या है, आलू लगेंगे, नमक लगेगा, मसाला लगेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो उसमें मिक्स होके वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसी सब चीज को नमक, मसाले, पोटैटो, इसी सब चीजों को क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये तीन चीज आप समझ गए कि हमने जो चीज, जिन रॉ मटेरियल्स का यूज किया वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं उसको, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। उससे हमने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन्स यूज किया वो कैपिटल गुड्स हो गए। और एक हो गया फाइनल गुड्स जो बन के तैयार हो गया, अब खाने को वो तैयार है या कंज्यूम करने को तैयार है। तो ये तीन भाग में ये पूरा इंडस्ट्री चलता है। अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि मशीन्स अगर हम या कोई कंपनी खोलेंगे उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और ऑब्जेक्ट परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम और इंक्रीजिंग इन वैल्यू। एक इन्वेस्टमेंट को हम लोग एसेट की तरह ही बोलते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट जो हम परचेज करते हैं इस कारण से कि हम कुछ व्यवसाय करेंगे। जैसे हम लेस का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मैं लेस के ही एग्जांपल को बेस बनाऊंगा ताकि चीजें आसान हो।
हम लोग लेस के व्यवसाय को अगर खोलना चाहते हैं तो लेस को तैयार करने के लिए मशीन्स लगेंगे, और लेस को तैयार करने के लिए जो मशीन्स लगेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। हम जिससे भी वो मशीन खरीदेंगे वो उसके बदले कुछ पैसे लेगा, तो जो पैसे लगे मशीन्स खरीदने में, फिर जमीन लगेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो इसमें जो पैसे हमारे खर्च हुए एक बिजनेस को स्टेब्लिश करने में, इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन से पहले का जो कॉस्ट पड़ा, मशीन आप जिस भी दिन लगाते हो उसी दिन से उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने कोई मशीन आज खरीदा किसी कंपनी से, आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन मैंने मान लो ऑरपेट कंपनी का, क्रॉम्पटन कंपनी का आयरन खरीदा, और मैं दूसरे दिन उसे बेचना चाहता हूं, तो अगर हमने वो आयरन 100 रुपए का खरीदा है तो दूसरे दिन कोई 100 रुपए में मुझसे लेगा क्या? नहीं लेगा। वो बोलेगा सेकेंड हैंड हो गया है, मुझे कम कॉस्ट पे चाहिए, या तो मैं उसे 80 में बेच दूंगा या 70 या 90, लेकिन 100 में तो नहीं लेगा वो। तो इससे क्या पता चलता है कि आप जिस दिन भी गुड्स लेते हो उसी दिन से उसका डिप्रिसिएशन शुरू हो जाता है, यानी कॉस्ट कम होने लगता है। तो वैसा इन्वेस्टमेंट जिसमें अभी डिप्रिसिएशन नहीं आया है, यानी मशीन हमने अभी खरीदा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट का हमने सोचा है और इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो जो पूरा इन्वेस्टमेंट बिना डिप्रिसिएशन के हम लॉक करेंगे। मान लो हमने 1000 रुपए का मशीन खरीदा, उसमें डिप्रिसिएशन ऐड नहीं होगा, तो वो 1000 रुपए जो हमारा हुआ वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया डिप्रिसिएशन से पहले। अब आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट पे। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? अब हम क्या करेंगे कि मशीन 2-3 दिन पुराना हो गया, अब हम जब उसका इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे तो जितने कॉस्ट पे मशीन खरीदा था उसमें ये जो 2-3 दिन में हमारा कॉस्ट कम हुआ है उसको घटा देंगे, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। अब मैं 100 रुपए के ही एग्जांपल पे चलता हूँ। 100 रुपए का हमने मशीन खरीदा, तीसरे दिन अब मैं चाहता हूं कि उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालूं, तो तीसरे दिन कैसे निकालूंगा? तो 100 रुपए में खरीदा था, अभी मैं उसको 90 में बेच सकता हूं, यानी 10 रुपए कम हो गए, तो 100 रुपए हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, 10 रुपए हमारा डिप्रिसिएशन हो गया, तो 100 में से 10 गए तो बचे 90, और यही 90 रुपए हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। अब आते हैं डिप्रिसिएशन पे। डिप्रिसिएशन है क्या? डिप्रिसिएशन जब हम किसी भी नए ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उस दिन के बाद जो भी प्राइस में कमी आती है, डिक्लाइन आती है, उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे किसी मशीन को आज आपने लिया, 2 दिन बाद बेचोगे तो 10 रुपए कम में बिकेंगे, महीने दिन बाद बेचोगे तो 20 रुपए कम में बिकेंगे, और अगर साल भर बाद बेचा तो 50 रुपए कम में बिकेंगे। आप देख रहे हो कॉस्टिंग उसका घटते जा रहा है। 100 रुपए का चीज पहले 10 रुपए घटा, यानी 90 रुपए का हुआ, फिर 20 रुपए घटा, 80 रुपए का हुआ, फिर 50 रुपए घटा, अब 50 रुपए का हो गया। तो 100 रुपए का ऑब्जेक्ट 50 रुपए का हो गया एक साल में। ये जो वैल्यू घटा है उस ऑब्जेक्ट का, इसी को डिप्रिसिएशन बोला जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोला जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल ओवर टाइम। कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं? स्टॉक ऑफ कैपिटल ओवर टाइम, यानी हमारा जो स्टॉक है उस पर जो कैपिटल लगा है, टाइम वैल्यू से उसको मैच करते हैं, इसी को कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। इंक्रीजिंग ऑफ द स्टॉक ऑफ कैपिटल ओवर टाइम। अब हम क्या करते हैं कि मशीन्स ले लिया हमने, ठीक है, अब क्या करते हैं उसमें मशीन्स ऐड करते जाते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा कैपिटल बिल्डअप होता है। हम ज्यादा मशीन्स लगाएंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे चीजों को, और ज्यादा जब प्रोड्यूस कर पाएंगे चीजों को तो इससे क्या समझ में बात आती है कि हमारा कैपिटल धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं। दीज आर द अर्निंग ऑब्टेन्ड बाय द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। दीज आर द अर्निंग, ये अर्निंग है ऑब्टेन्ड जो पाते हैं बाय द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्टर्स।
यानी कि जो फैक्टर ऐड किया गया है प्रोडक्शन में, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर ऐड होते हैं, लेबर को ऐड कर लिया, मशीन्स को थोड़ा अपडेट कर दिया, वैसे सारे फैक्टर जो कि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। पहले 5 लेबर थे, 100 रुपए हमारा दिहाड़ी जाता था, अब 6 लेबर हो गए, 120 रुपए हो गया, तो ये 20 रुपए का जो कॉस्ट बढ़ा एक लेबर को ऐड करने में, फैक्टर कॉस्ट हो गया। पहले मशीन हमारे पास 500 टन का था, अब 600 टन का हो गया, लेकिन पहले हमारा जो कैपिटल उसमें लगा था वो 1 लाख रुपए था, जो बढ़कर अब 1,20,000 हो गया। तो 20,000 जो हमने बढ़ाया 100 टन माल बढ़ाने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। यानी जो भी फैक्टर हम प्रोडक्शन में ऐड करेंगे उसमें जो भी कॉस्टिंग लगेगी उसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। अब आते हैं बेसिक प्राइस पर। बेसिक प्राइस क्या है? तो बेसिक प्राइस पर आते हैं और उसे पढ़ते हैं। The basic price is the amount of producer received from a purchaser for a unit of thing or service provided as output. The basic price is the amount a producer receive. तो जो बेसिक प्राइस है वो एक अमाउंट है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर क्या करता है, रिसीव करता है। प्रोड्यूसर रिसीव करता है फ्रॉम ए परचेजर of a unit of thing or service provided as output, less any tax due and any subsidy due on the unit as a result of its production of sale. अब बेसिक प्राइस को मैं एकदम सिंपल वे में समझा देता हूं। बेसिक प्राइस है क्या? फैक्टर कॉस्ट को आपने देख लिया, प्रोडक्शन टैक्सेस को देख लिया और प्रोडक्शन सब्सिडीज को। फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? वो सारा चीज आ जाएगा, मशीन्स पे जो आपने लगाए, जो लेबर पर कॉस्ट लगाया है, जो भी आपने कॉस्ट लगाया प्रोडक्शन के लिए, वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। प्रोडक्शन पर जो आपको टैक्सेस लगे, टैक्सेस तो लगते ही होंगे, जैसे आप फॉर्म बैठा रहे हो या कंपनी बैठा रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हब या कोई भी कंपनी आप सेटअप करोगे उसमें टैक्सेशन लगेगा। तो जो भी टैक्सेशन प्रोडक्शन पर लग रहा है उसको और फैक्टर कॉस्ट को ऐड करेंगे, और उसमें अगर किसी तरह का सब्सिडी हमें मिला है, आपने देखा होगा बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उस सब्सिडी को हम लोग वहां पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इससे हमारा बेसिक प्राइस निकल जाएगा। बेसिक प्राइस एकदम बेसिक, कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इसको बेसिक प्राइस बोलेंगे। मार्केट प्राइस, द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज अ प्राइस एट विच इज सोल्ड ऑन द ओपन मार्केट। मार्केट प्राइस का सिंपल सा मार्केट है, जो कमोडिटी हमने तैयार किया है उसे ओपन मार्केट में जिस भी प्राइस पे सेल आउट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। इट कंप्राइजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सच एज वेजेज। ये किसके किसके साथ डील करता है, बढ़ता घटता है, वेज के साथ, रेंट, इंटरेस्ट, इनपुट प्राइस। क्योंकि इनपुट प्राइस ज्यादा होगा तो मार्केट प्राइस भी हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि अगर हमको कोई सामान बनाने में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो हम बेचेंगे भी उसे ऊपर की कॉस्ट पे ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो मार्केट प्राइस इन सारे चीजों से इफेक्ट होता है। तो हमने बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस पढ़ लिया। अब हम आते हैं और पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट है क्या? ट्रांसफर पेमेंट रेफर टू पेमेंट रिसीव्ड विदाउट द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस और गुड्स इन एक्सचेंज। पेमेंट जो रिसीव हुआ आपको बिना किसी प्रोविजन के, सर्विस और गुड्स आपको दिए हुए, वैसे पेमेंट को ट्रांसफर ऑफ पेमेंट बोलते हैं। यानी कि वहां पर आपको पैसे के बदले किसी भी तरह का सामान या सर्विस नहीं मिला, तो आप ट्रांसफर तो हो गया मनी, आपने पेमेंट जो है ट्रांसफर, पेमेंट रिसीव हो गया आपको, यानी कि पेमेंट कहीं से आया, लेकिन आपने उस पेमेंट के बदले किसी भी तरह का वस्तु या सर्विस किसी को बेचा नहीं। इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। दीज आर वन टाइम पेमेंट, ये वन टाइम पेमेंट होता है। नो एक्सेप्शन ऑफ रिटर्न, किसी भी तरह का रिटर्न का इसमें ये नहीं होता है प्रावधान। देयर आर अनअर्न्ड इनकम फॉर रिसिपिएंट, और ये अनअर्न्ड इनकम होता है, ये अर्निंग इनकम नहीं है, आपने कमाया नहीं है। These are given to you for
फ्री, ये फ्री दिया जाता है आपको विथ नो नीड टू मेक एनी करेंट और फ्यूचर पेमेंट इन, और इसके बदले आपको पेमेंट भी नहीं देना है आगे। ट्रांसफर पेमेंट इज इसेंशियली गवर्नमेंट, और ये आपको अक्सर कब मिलता है, गवर्नमेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर में मिलता है। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे फंडिंग आइडियाज लाते हैं जिससे सोसाइटी में लोगों के पास कैपिटल आ सके, और वो कैपिटल उससे बिल्कुल मुक्त दिया जाता है, यानी उसे वो कैपिटल कभी लौटाना नहीं है, ना तो उस कैपिटल के बदले सरकार को कुछ सामान या सर्विस देना है। तो ऐसे चीजों को हम लोग ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, जहां एक तरफ से पैसे तो आ रहे हैं लेकिन उसके बदले ना तो सामान ना तो सर्विसेज हमें देना है। अब स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। स्टॉक डज नॉट हैव अ temporal dimension, it influence the flow, wealth, capital etc। स्टॉक वेरिएबल को आप समझो कि जो आपके पास स्टॉक है उसी को स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं, और उसको चेंज करने के लिए या फिर अलग अलग कैसे होगा, तो जिसके पास जितना वेल्थ रहेगा उतना स्टॉक रहेगा, कैपिटल रहेगा उतना स्टॉक रहेगा, तो बस। और ये फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास स्टॉक रहेगा उतना ही ज्यादा आप बेच सकते हो। तो ये तीन चार रीजंस हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं। फ्लो वेरिएबल्स क्या क्या है जो उसको इफेक्ट करते हैं? फ्लो इज अ क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक फ्लो जो है क्वांटिटी, वो एक क्वांटिटी है जो मेजर किया जाता है ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर फ्लो आर दस डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ गिवन पीरियड सच एज आवर्स, डेज, वीक्स एंड मंथ। तो फ्लो को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किस टर्म में? पीरियड के टर्म में, आवर के टर्म में, डेज के टर्म में, वीक्स के टर्म में और मंथ्स के टर्म में। इट हैज अ टाइम डायमेंशन टू इट, और इसका एक टाइम डायमेंशन भी होता है। लीकेज, in the context of a circular flow of income model, leakage in an economic term that categorize capital or money that escape an economy or system। in the context of circular flow of income का मतलब है leakage is an economic term that characterize capital or money that, जब वैसा मनी, ठीक है, जो कि आपके कंट्री के दायरे से बाहर चला जाए, तो वैसा मनी का हमारे लिए तो कोई यूज नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीकेज। लीकेज इन इकोनॉमी, यानी कि आपके देश के अंदर वो कैपिटल रहा ही नहीं, वो कैपिटल या पैसा कहाँ चला गया? बाहर चला गया। इट लोअर्स एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम लेवल, और ये गिराता है किसको? डिमांड और इनकम लेवल को। फॉर एग्जांपल टैक्स सेविंग और इंपोर्ट, इसके एग्जांपल टैक्स सेविंग और इंपोर्ट है। तो हमने अभी लीकेज को पढ़ा। लीकेज का मतलब सिंपल सा है कि एग्जाम्पल आपको लेना है तो ललित मोदी ले लो, विजय माल्या ले लो, ये सारे लीकेज के अभी एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिसेंट हुए हैं। और एक हीरा व्यापारी कोई था, कौन? नीरव मोदी। तो ये सारे लीकेज के एग्जाम्पल हैं। इंजेक्शंस पे इन्होंने पैसा यहाँ से उठाया और निकल गए कैपिटल लेके। तो कैपिटल लेके गए तो वो देश के जुरिडिक्शन पे तो है नहीं, तो देश के जुरिडिक्शन में है नहीं तो वो उस पे एक्शंस भी नहीं ले सकते। इंजेक्शंस, व्हेन फंड आर एडेड टू एन इकोनॉमी, जब फंड इकोनॉमी सॉरी जब फंड किसी इकोनॉमी में ऐड किया जाता है फ्रॉम सोर्स अदर देन पीपल, पीपल के अलावा सोर्स से, यानी लोगों से फंड नहीं लिया गया है, इंटरप्राइजेस से भी नहीं लिया गया है, तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन। कभी कभी आपने सुना होगा टर्म कि इंजेक्ट द फ्लो ऑफ मनी और करेंसी इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन किस चीज का? पैसा का और कैपिटल का, यानी सोना हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है किसमें? इकोनॉमी में। और इंजेक्शन कैन कम फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस, ये वैरायटी ऑफ सोर्सेस से आते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के थ्रू जो उनको कमाई होता है उसके थ्रू आता है, ये पीपल से नहीं लिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये है क्या? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई रिफ्लेक्ट variations in the overall level of price of product and service that a reference population obtain, consume or pay for consumption across time।
ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, तो वेरिएशन, किस में वेरिएशन, इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि जितने प्राइस के लेवल हैं उसको दिखाता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को, दैट अ रेफरेंस पॉपुलेशन ऑब्टेन, जो पूरा पॉपुलेशन ऑब्टेन करता है। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरह से प्राइस दिखाता है कि कंज्यूमर को जो प्राइस पे करना पड़ रहा है वो कितना है, वो इस इंडेक्स के द्वारा हम लोग देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस में इंडेक्स क्या है, जिसको हम लोग मंडियों में निकालते हैं। आप गौर करना, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपके घर जो सब्जी आती है या कोई भी अनाज आता है वो डायरेक्टली खेत से तो नहीं आता है, खेत के बाद किसान उसे मंडी में बेचते हैं, मंडी के बाद जो खुदरा व्यापारी है उसे वहां से खरीद कर दुकान में लाते हैं, फिर दुकान से आप लेते हो। तो एक कॉस्ट होता है जो मंडी दुकानदार को बेचती है, उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे क्योंकि वो होलसेल प्राइस है। और वो अगर 100 रुपए में खरीद के लाया तो वो आपको 110, 120, 125 किसी भी कॉस्ट ऊपर के कॉस्ट पर बेचेगा। तो ये जो प्राइस हुआ ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, जो कंज्यूमर पे करता है उसको जो मापने की विधि है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलेंगे, और जो होलसेल प्राइस पे मंडी से उसने खरीदा उसे कंज्यूमर प्राइस, और सॉरी होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। यानी जो मंडी ने दुकानदार को बेचा वो होलसेल कॉस्ट पे बेचा तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में आ जाएगा, और जो दुकानदार ने कंज्यूमर को बेचा वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आ जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अब पढ़ लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है हमारा, इससे मेरा मतलब है द continual flow of commodity and service revenue and expenditure in a economy is referred as a circular flow। किसी भी तरह का कोमोडिटी सर्विस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो फ्लो होता है, फ्लो का मतलब क्या है, एक दूसरे का आदान प्रदान करना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट में लोग गए कुछ सामान खरीदा उसके बदले कुछ पैसे दिए, अब उसने वो पैसा से और सामान खरीदा और ज्यादा बिजनेस एक्सपेंड किया, तो ये फ्लो चलता रहता है, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है। इसमें रेवेन्यूज भी आता है। अब मान लो कि किसी का जॉब लगा, अब उसका रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा तो वो उस पैसे का क्या करेगा, अपना लाइफ स्टाइल सुधारेगा। तो लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए वो घर में कुछ इक्विपमेंट्स लगाएगा, घर में खाना को थोड़ा बेहतर करेगा, कपड़े को बेहतर करेगा। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और इसी तरह से सर्कुलेशन बढ़ेगा। इट डिपेक्ट्स द सर्कुलर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड हाउस होल्ड। ये डिफेक्ट करता है सर्कुलर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो सर्कुलर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन किनके बीच, तो मैन्युफैक्चर यूनिट और हाउस होल्ड के बीच। एक फर्म कोई सामान बनाई और उसको हाउस होल्ड तक ले जाने के लिए क्या क्या फैक्टर ऑफ पेमेंट हुए, स्पेंडिंग हुआ, यानी बीच में बहुत सारे मीडिएटर आए तो सामान यहां तक पहुंचा और फिर हाउस होल्ड तक पहुंचा, उसके बदले हाउस होल्ड ने उसे पैसा पे किया। इसी का जो रोटेशन हो रहा है, एक सामान बन रहा है और वो हाउस होल्ड तक आपके घर तक पहुंच रहा है, इसके बीच बहुत सारे फैक्टर भी तो होते हैं। दुकानदार खरीदता है, दुकानदार रखता है, फिर दुकानदार किसी और दुकानदार को बेचता है, फिर आपके नियरेस्ट वन पे वो चीज आती है, फिर आप वहां से खरीदते हो। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है, इसी को हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है इसको। टर्म कोई भी हो, आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें मेनली बात किया गया है कि इस सर्कल का, कि एक फर्म ने पहले इन्वेस्ट किया, कुछ बनाया, ठीक है, और जो चीज उसने बनाया वो क्या सोच के बनाया कि ये बाजार में बिकेगा। तो पहले उसने रीड किया कि बिकता क्या है, उस हिसाब से फर्म बिठाया, फर्म बिठा के वो सामान बनाया, सामान जब बनाया फिर उसी को बेचा, फिर वो उसने उसे पैसा दिया, फिर उसी पैसे से उसने और मशीन्स बनाए। ये जो गोल गोल घूम रहा है ये पूरा मनी का फैक्टर, इसी को सर्कुलेशन बोलेंगे हम। इकोनॉमिक टेरिटरी, अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, तो जिस ज्योग्राफिकल रीजन में कोई इकोनॉमिक्स लागू होता है उसको इकोनॉमिकल टेरिटरी बोलेंगे। जैसे इंडिया के अंदर जिस भी तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रहा है वो चूंकि इंडिया के टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ये इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी है।
यानी हम जो बात कर रहे हैं वो इंडिया के इकोनॉमी को देखकर कर रहे हैं, इंडिया के रीजन के अंदर जो जो चीजें हो रही है उसको देखकर कर रहे हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, अब स्कोप्स क्या क्या है इसके, इसमें तो टेरिटरी, सीज एंड एयर स्पेस आर एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब इसमें क्या क्या है, बहुत सारे बाउंड्रीज होते हैं, एक तो पानी वाला बाउंड्री होता है, एक सरफेस वाला बाउंड्री होता है और एक एयर वाला भी बाउंड्री होता है। तो ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती है। आप गौर करना, जहां किसी देश के बीच पानी ही संसाधन है तो वहां क्या होगा, हमें व्यापार करने के लिए शिप्स अरेंज करने होंगे, जहां रोड है वहां ट्रक्स करने होंगे, और जहां बाय एयर हो सकता है वहां एयर के थ्रू ही वो चीजें होंगी। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, अब नॉर्मल रेसिडेंट एक कंट्री का क्या होता है, अ पर्सन और इंटिटी दैट रेगुलरली डिवेल इन द कंट्री एंड हैज इट center of economic interest in the country is referred to normal residents of the country। एक पर्सन, कोई भी इंटिटी, या कोई पर्सन को ले लो चाहे कोई इंटिटी को ले लो, जो रेगुलरली क्या करता है, डिविल्स इन कंट्री, रह रहा है कंट्री में, हैज इट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी तो बढ़ता है कि मैं इस देश में रह रहा हूं, चलो कुछ व्यापार करते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या, ये नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री का एक लक्षण है। वो होगा ही, आप किसी भी देश में रहोगे तो वहां के आसपास के माहौल को देखोगे, कंसीडर करोगे कि किस तरह के गुड्स की यहाँ जरूरत है और किस तरह के गुड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सेप्शंस फॉर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, अब एक्सेप्शंस क्या क्या है, जो नॉर्मल रेसिडेंस कंट्री हैं, मतलब कंट्री के जो कंट्री के अंदर रह रहे हैं रेसिडेंस, यानी हम लोग उनके लिए एक्सेप्शंस क्या है, डिप्लोमेट एंड एम्बेसी ऑफिशियल फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब ये उसमें नहीं आते हैं, जो डिप्लोमेट हैं और एम्बेसी ऑफिशियल हैं, ये आते तो हैं रेसिडेंशियल में, लेकिन ये वो काम नहीं कर सकते, यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते। पीपल हु वर्क फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे आदमी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। कॉमर्शियल ट्रेवलर, टूरिस्ट, कोई भी कॉमर्शियल ट्रेवलर या टूरिस्ट है वो ये काम, ये हमारे देश के अंदर तो आते हैं लेकिन ये व्यापार नहीं कर सकते यहाँ, ये इनके लिए एक्सेप्शन का केस है। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम को हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैं बीच में पॉज कर दे रहा हूं तो आपको आपको ये पूरा क्लास ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो एक ब्रेक है। अब हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम एक्चुअली कैसे हम लोग नापते हैं, क्योंकि मेजर करना नेशनल इनकम को जरूरी है, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए पूरे देश का होलिस्टिक व्यू भी जानना जरूरी है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पहले देखते हैं मार्केट प्राइस पर। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स, ये मार्केट वैल्यू है सारे फाइनल प्रोडक्ट्स का एंड सर्विसेज, और सर्विसेज का जनरेटेड बाय ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड ऑन द कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक देश के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर यानी टेरिटरी के अंदर अगर मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर जिस भी तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, उसका जो वैल्यू होगा वो हमारा जीडीपी होगा। सिंपल सा मान लो कि देश के अंदर इस बार जो प्रोडक्ट बना है उसका वैल्यू 1 लाख करोड़ है, तो हमारा जीडीपी क्या होगा, 1 लाख करोड़ है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर हम देश के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जोड़ दें तो हमारा जीडीपी निकल जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल द सम ऑफ ऑल रेसिडेंशियल प्रोड्यूसर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस प्लस टैक्स एंड फेवर इंपोर्ट सब्सिडीज। अब हमको अगर जीडीपी को आपने समझ लिया, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे समझ सकते हैं, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जब हमें निकालना पड़ता है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे होगा प्लस डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको जोड़ेंगे,
और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स हम दे रहे हैं उसको अगर हम उसमें ऐड कर दें, यानी इन तीनों चीजों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस वो निकल जाएगा। तो जीडीपी को हमने समझ लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हमने समझ लिया। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी फैक्टर की बात आती है ना, आप दो तीन चीजें क्लियर कर लो। ग्रॉस नेट, ठीक है, ग्रॉस का मतलब है पहले का, नेट का मतलब है बाद का, यानी फाइनल, ठीक है। तो जहां ग्रॉस वर्ड यूज हो आप समझ लेना ये पहले की स्थिति है किसी चीज की, और जब वो फाइनलाइज हो गया तो नेट हो गया, ठीक है। चाहे वो ग्रॉस लॉस के साथ लगाओ, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ लगाओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ लगाओ, किसी के साथ लगाओ। जहां फैक्टर कॉस्ट की बात आती है तो आप समझ लो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या जोड़ेंगे, उस काम को करने में जिस भी चीजों का यूज हुआ है, जिस फैक्टर्स का यूज हुआ है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर। अब जो भी चीज हम यूज करेंगे उसका कुछ तो कॉस्टिंग होगा, तो उस कॉस्ट को हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। तो ग्रॉस, नेट और फैक्टर, ये तीन चीजें आप क्लियर कर लो तो ये समझ में आ जाएगी। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि देश के टेरिटरी के अंदर जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। इट इज द टोटल वर्थ ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये टोटल वर्थ है सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी देश के बाउंड्री के अंदर हम लोग जो भी चीज प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा पूरा का पूरा इसमें ऐड होता है। तो जीडीपी को हम अगर इस पर ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी को मार्केट प्राइस पर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी यहां पे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी जो है हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज द डिप्रिसिएशन फ्री मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्रीज डोमेस्टिक एरिया विद इन अ ईयर। ये डिप्रिसिएशन फ्री मार्केट वैल्यू है, यानी हम इसमें डिप्रिसिएशन को ऐड नहीं करेंगे, नेट इसमें डिप्रिसिएशन को ऐड नहीं करेंगे जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगता है और वो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो हम उसके यहाँ पे फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा मार्केट प्राइस पर है इक्वल टू जीडीपी जो मार्केट प्राइस पर है, इसमें क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा ये निकल जाएगा। तो आप इसके फॉर्मूला पे ध्यान दो और इसे समझ लो, कॉन्सेप्ट वही है कि आपको नेट निकालना है और ग्रॉस निकालना है। नेट एक बार मार्केट प्राइस पे निकालना है। मार्केट प्राइस मैंने क्या समझाया था कि वैसा प्राइस जो सिंपल सा, कि हम मार्केट बेचने गए और हमें लगा कि हाँ इस प्राइस पे बिकेगा, वही मार्केट प्राइस है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि उस सामान को बनाने में हमें जिन जिन फैक्टर्स का यूज किया, जैसे आप लोग लेबर्स का यूज किया, मशीन्स का यूज किया, इंग्रेडिएंट्स का यूज किया, ये सारे फैक्टर हुए, तो इसका जो कॉस्ट पड़ेगा उसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। अब आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम, और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, तो आप इसको अपने से कर लेना, क्योंकि अपने से क्या करोगे, इसमें फार्मूलास को याद कर लेना। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये मैंने बता दिया है मैंने, आप सिर्फ यहाँ पे उसको देख लोगे। डिप्रिसिएशन को भी बता दिया है। तो यहाँ पे एक नया टर्म है, आप देखोगे एनआईटी यहाँ पे। तो एनआईटी का मतलब क्या है, एनआईटी का मतलब है आपका, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दिया होगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है एट मार्केट प्राइस जब हम निकालते हैं तो ऊपर नेशनल इनकम इन टेरिटरी, ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो इस तरह का भी वर्ड यूज किया गया है, तो आप इसको देख लेना कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब जब नेशनल इनकम इन टेरिटरी आपको आ जाएगा तो इससे क्या समझ में आएगा, सिंपल सा है कि जो नेशनल इनकम हमारे देश के अंदर टेरिटरी में हुआ है वो हमारा नेशनल इनकम टेरिटरी।
नेशनल इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? तो कांस्टेंट प्राइस नॉर्मल है कि फैक्टर वेरिएबल प्राइस वैसे प्राइस होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब है वैसे प्राइस जो कि कांस्टेंट रहते हैं। और ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी गुड्स पर किसी गवर्नमेंट ने प्राइस बैंड लगा दिया कि इस प्राइस से ना तो ज्यादा ना तो कम आप बेच सकते हो, तो वो क्या हो गया? उसका कांस्टेंट प्राइस हो गया। जीडीपी एंड वेलफेयर। अब जीडीपी और वेलफेयर को आप कैसे देखोगे? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। और वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर का मतलब है जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस इकट्ठा किया और भी चीजें की, उसके बाद जो वो एक्सपेंडिचर करती है ताकि डेवलपमेंट हो सके, रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, और भी चीजों को बनाती है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को जब हम करते हैं किसी वेलफेयर के लिए तो उसे वेलफेयर बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि वेलफेयर के लिए भी अगर हम कुछ काम करेंगे तो वो तो टेरिटरी के अंदर ही होगा, तो वो भी जीडीपी में ऐड होगा। तो रियल जीडीपी को हम अगर निकालना चाहेंगे तो नॉर्मल जीडीपी और डिफ्लेटर को हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा रियल जीडीपी निकल जाएगा। और रियल जीडीपी का परसेंटेज अगर निकालना है तो प्राइस इंडेक्स को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हो यहाँ, और अपने से रीड कर सकते हो इस पीडीएफ के थ्रू। इस पीडीएफ में काफी अच्छे तरीके से इसे समझाया गया है। मैं आपके कैलकुलेशन में आपकी हेल्प नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कॉन्सेप्ट को जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों जरूरी है? कॉन्सेप्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट से ही सारा फॉर्मूलाज इजाद होता है। आप जो भी देखते हो जीडीपी से रिलेटेड चीजें बन रही है, और भी चीजों से रिलेटेड चीजें बन रही है, मार्केट प्राइस पढ़ रहे हैं, फैक्टर प्राइस पढ़ रहे हैं, ये सारा डिपेंडेंट है किस पर? तो मार्केट पर डिपेंडेंट है। और कॉन्सेप्ट आप अगर समझ लो तो फॉर्मूला भी आपको समझ में आता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन, अब इसको आप पढ़ लोगे तो नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा, तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और मतलब आप अगर रियल क्रीम निकालना चाहते हो इस क्लास का तो वो ये है कि हमने नेशनल वाइज सारा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं उसको पढ़ लिया। वेलफेयर स्कीम्स क्या होते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को जब हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, जीडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट पे किस तरह से निकालते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पढ़ा। मैंने अपनी तरफ से जितना हो पाया वो क्लियर किया कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद को देखना है। मैंने पूरा चैप्टर रीड करके आपको नहीं पढ़ाया, उसमें जो मेन टॉपिक थे उसको पढ़ा दिया। तो आप इसको रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से यूज कर सकते हो। और अगर आप इससे क्लासेस कर रहे हो तो इसमें आपको अपना भी थोड़ा मेहनत ऐड करना होगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके ये काफी अच्छा बन जाएगा। तो पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पीडीएफ रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मैं बता देता हूँ कि ये पीडीएफ कहाँ पे अवेलेबल है। आपको सबसे पहले गूगल खोल लेना है। गूगल टैब पे जब आप जाते हो तो आपको टाइप करना है www.evitcash.co.in, evitcash.co.in। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको वेबसाइट खुलेगा, और वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे एक इकोनॉमिक जोन करके मिलेगा, और इसी इकोनॉमिक जोन में अभी हम लोग क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। यहाँ पे जब क्लिक करोगे इसका पीडीएफ खुल जाएगा। मैंने भी इसे वेदांतु से डाउनलोड किया है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ जो इविट कैश एंड के का प्लेटफॉर्म है इस पर डिफरेंट साइट्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें मैंने भी कुछ अपना ऐड किया है। तो आप इसे देखो, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे जो अच्छे नोट्स पड़े हुए हैं नेट पर, और जो मेरा अपना परसेप्शन है उसको मिक्स करके एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा,
और अगर पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और दूसरी बात, अगर किसी भी तरह का कमेंट आप करना चाहते हो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।